नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में क्या अंतर है, उसको किस प्रकार समझा जा सकता है, इसके पारस्परिक संबंध क्या हैं और इनके अंतर क्या हैं, इन दोनों को हमको समझने की आवश्यकता है। तो इस यूनिट में आपके क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, हम इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न जो इस यूनिट से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है वह है कि शिष्ट साहित्य का जन्म किससे हुआ, माने कहाँ से हम शिष्ट साहित्य की उत्पत्ति मानते हैं। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि शिष्ट साहित्य का जन्म लोक साहित्य से माना जाता है। आज का जो शिष्ट साहित्य है उसे ऊर्जा लोक साहित्य से ही प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लोक साहित्य के अनेक कथानक शिष्ट साहित्य की श्रेणी में आ चुके हैं। तो यहाँ कहने का क्या तात्पर्य है कि जो एक प्रतिष्ठित रचनाकार के बारे में जो हम पढ़ते हैं, उनकी प्रतिष्ठित रचनाएं पढ़ते हैं, सूर कबीर तुलसी पढ़ते हैं हम, या मीरा रसखान पढ़ते हैं, या हम प्रेमचंद पढ़ते हैं, इनकी जो रचनाएं हैं वो उनके नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने विशेष परिस्थितियों में विशेष प्रयास से उन रचनाओं को रचा। तो इस प्रकार के साहित्य को हम शिष्ट साहित्य कहते हैं। और जो लोक साहित्य है, पहले भी हमने इस चीज़ को समझा कि वो अलिखित साहित्य है, वो मौखिक साहित्य है जिसके बारे में हम जानते नहीं कि वो किस रचनाकार की रचना है। तो शिष्ट साहित्य हो गया किसी विशेष रचनाकार के द्वारा लिखा गया साहित्य, और लोक साहित्य हो गया किसी अज्ञात रचनाकार के द्वारा आप तक पहुंचा हुआ साहित्य। तो इस प्रकार शिष्ट साहित्य और से ही शिष्ट साहित्य जो है वो लोक साहित्य से जन्म लेता है, माने वहाँ की कुछ कथाओं को, कहानियों को, कुछ गीत संगीत को अपना आधार बनाकर अपनी रचना को आगे बढ़ाता है या लिखता है। तो शिष्ट साहित्य का जन्म किससे हुआ? शिष्ट साहित्य का जन्म लोक साहित्य से ही माना जाता है। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं। तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि शिष्ट साहित्य किसे कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रतिष्ठित रचनाकारों की जो रचनाएं हैं उनको हम शिष्ट साहित्य कहते हैं। इसको अगर हमें उत्तर के तौर पर लिखना होगा, इसका आंसर करना होगा, तो हम लिख सकते हैं कि शिष्ट साहित्य उपार्जित अवचेतन मानस की अभिव्यक्ति है। माने हम प्रयास करके शिष्ट साहित्य को लिखते हैं। जिस साहित्य में लोक तत्व कम या बिल्कुल नहीं होता उसे हम शिष्ट साहित्य कहते हैं। शिष्ट साहित्य विशेष वातावरण में ज्ञानार्जन की परंपरा से गुजरता है और अनेक भाषा साहित्य और भाषा शैलियों से परिचित होता है। अर्थात शिष्ट साहित्य प्रयासजन्य होता है। लोक साहित्य से ही शिष्ट साहित्य को भाव, रस, छंद आदि प्राप्त होते हैं। तो कुल मिला के आपको यहाँ क्या समझ में आया कि जो प्रतिष्ठित रचनाकार हैं वो बहुत प्रयास से रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी विषय पर, निर्धारित विषय पर रचना करते हैं, तब हम उसे शिष्ट साहित्य कहते हैं। जबकि इसके विपरीत लोक साहित्य आपके मन में जिस प्रकार के संस्कार, भाव, शैली, रस आ रहे हैं उसी को आधार बनाकर कोई भी किसी प्रकार की रचना कर सकता है। इसके लिए कोई हमें विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए कोई हमें विशेष ज्ञान की या पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं होती। तो शिष्ट साहित्य जो है वो विशेष रचनाकारों के द्वारा लिखा गया साहित्य है। अब हम अगर तीसरे प्रश्न पर चर्चा करें तो इनका तीसरा प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वह है लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में अंतर क्या क्या है। पहले हमने लोक शिष्ट साहित्य का जन्म कहाँ से हुआ या हम किससे शिष्ट साहित्य कहते हैं वो समझा। अब लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में अंतर क्या है। तो देखिए, आपको पहले भी हम कई बार समझाते चले आ रहे हैं कि लोक साहित्य का रचयिता अज्ञात होता है, लिखने वाले का नाम हमें नहीं पता होता, जबकि शिष्ट साहित्य का रचनाकार ज्ञात है, उसका नाम लिखा होता है पुस्तक के ऊपर और हम जानते हैं कि ये किसकी लिखी हुई रचना है। दूसरी तरफ लोक साहित्य मौखिक होता है और शिष्ट साहित्य लिखित रूप में आपको प्राप्त होता है। लोक साहित्य सबकी रचना है, कहने का मतलब ये है कि आपके परिवार में जो जिस प्रकार के गीत संगीत गाए जाते हैं
आप उसमें परिवर्तन करके उसको अपनी रचना बना सकते हैं। तो ये सबकी रचना है, मैंने गाया तो मेरी रचना है, मैंने प्ले किया तो मेरी रचना है। और जो विशेष साहित्य है, विशिष्ट साहित्य है, वो व्यक्ति विशेष की रचना है। आप कबीर की, तुलसी के रामचरितमानस को अपनी मानस नहीं कह सकते। तो ये शिष्ट साहित्य किसी विशेष व्यक्ति की रचना है, जबकि लोक साहित्य सबकी रचना है। लोक साहित्य सहज और सरल होता है, आसान किसी भाषा में, ग्राम्य भाषा में, सरल भाषा में लिखा होता है, जबकि शिष्ट साहित्य में पांडित्य की चेतना से युक्त होता है। मैंने पढ़े लिखे कठिन शब्दों को, क्लिष्ट शब्दों को भी वहाँ प्रयोग किया जाता है। एक और जो इन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है वह है कि लोक साहित्य अप्रकाशित है और शिष्ट साहित्य प्रकाशित होता है। आपको लिखा हुआ मिलता है, व्यक्ति के नाम से लिखा हुआ मिलता है, बहुत क्लिष्ट भाषा में भी वो हो सकता है, परिमार्जित परिनिष्ठित भाषा में होता है, और वो लिखित रूप से आपको प्राप्त होता है। जबकि लोक साहित्य इसके विपरीत अलिखित है, अप्रकाशित है, सहज सरल है, हम सबका है, लेखक का नाम हमें पता नहीं होता। तो ये इन दोनों के बीच में अंतर है। इसके भी विपरीत अगर हम दोनों की पारस्परिक संबंधों की बात करें तो भी हम इन दोनों में बहुत संबंध महसूस कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में पारस्परिक संबंध है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लोक साहित्य से ही शिष्ट साहित्य की रचना होती है। इसका आंसर अगर हमें करने के लिए आ जाए प्रश्न पत्र में, तो हम क्या लिख सकते हैं कि हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल या चारण काल भी आप कहते आए हैं, वो ऐतिहासिकता से परिपूर्ण होने पर भी उसमें लोक तत्व उपस्थित है। वीर गाथा काल में आपने देखा होगा आला उदल की कहानियां हैं, है ना, पृथ्वीराज रासो की कहानी है। तो इस प्रकार का जो पुराने वीरता प्रधान जो भी राजा होते थे, उस को जो है आधार बना करके, उस लोक तत्व को आधार बना करके साहित्य रचना होती थी। तो जो पुराना साहित्य है उसमें लोक तत्व भरपूर है। रासो साहित्य में प्रयुक्त छंद जो है वो लोक से ही संग्रहित हैं। लोक धुनों में भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रत्येक राग छिपा है। जब हम मध्यकालीन हिंदी साहित्य पर आते हैं तो आप जो संत साहित्य देखते हैं, उस संत साहित्य में भी लोक तत्व भरपूर है। उस काल के साहित्य में लोरी, झूमर, सावन, फगुआ, इन सब चीज़ों का वर्णन हमें साहित्य के अंदर ही मिलता है। अगर आप मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा हर महीने के हिसाब से रानी नागमती की वियोग व्यथा का हम वर्णन उसके अंदर पढ़ते हैं। तो सावन में, भादों में, क्वार में, कार्तिक में जिस जिस प्रकार के त्यौहार आते हैं, जिस जिस प्रकार की चीज़ें समाज के बीच में होती हैं, उन सब का वर्णन हमको वहाँ पर प्राप्त होता है। तो वो सब लोक तत्व से भरपूर है। अगर हम इसी चीज़ को आधुनिक काल में देखें तो भारतेंदु युगीन कवियों ने भी लोक धुनों का बहुत प्रयोग किया है। आजकल के अगर हम रचनाकारों को देखें तो बच्चन, नीरज, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर, इन सब ने भी लोक धुनों पर आधारित संगीत प्रधान गीतों की रचना की है। तो लोक तत्व वहाँ भी प्राप्त होता है। अगर आप प्रेमचंद्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन सब का साहित्य पढ़ते हैं, इनका कथा साहित्य, उपन्यास साहित्य पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि ग्राम्य भाषा के तत्वों से वो भरा पड़ा है। तो आज वही साहित्य लोकप्रिय है जो नगर की गलियों से निकल कर के आम जीवन की तलाश उसी की भाषा शैली में करता है, अर्थात जो लोक भावना से, लोक तत्व से भरपूर होता है। आज बहुत सारे आप फिल्मी गीत भी सुनते हैं जो लोक धुनों पर आधारित हैं। तो इसलिए लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में अंतर होते हुए भी वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये आपकी जो पुस्तक है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति की, ये सेकंड यूनिट है आपका, और उससे कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बन सकते थे वो मैंने आपको इस समय समझाए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। आप इसे कई बार सुने, कई बार समझें, और निश्चित ही ये परीक्षा में आप सभी के लिए सहायक होंगे।